वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एन इम्पॉर्टेंट एक्ट, दैट इज द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट ऑफ 2024, जिसको अब पास कर दिया गया था बाय द पार्लियामेंट एंड इट इज ऑफिशियली एन एक्ट नाउ। इसकी रिक्वायरमेंट थी बहुत ज्यादा, कीपिंग इन माइंड कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर दी गई थी जहां पे अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या इवन की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है कंडक्ट कराया जा रहा था, उस पर फेथ जो है वो स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं या कैंडिडेट्स का कम होता जा रहा था। स्टूडेंट्स ने सफर भी बहुत किया, बट लायबिलिटी किसकी बनती है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर। तो उसी को ही सॉर्ट करने के लिए, उसको ही मिटिगेट करने के लिए ये एक्ट पास किया गया एंड साथ में ही एक ओनरशिप जो है उसको एस्टैब्लिश करने का एक तरीका ढूंढा गया। राइट तो ये एक्ट एक्चुअली में कहता क्या है, क्या चीज गलत है, कुछ चीजें आपने बोनाफाइड इंटेंशन से भी की हो बट वो ऑफेंस मानी जाएंगी, है ना। तो वो चीज को भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेजरली जो प्रोविजंस, मेजर प्रोविजंस जो हैं वो ही डिस्कस करेंगे कि क्या चीज है, उसकी पनिशमेंट क्या है। बेसिकली फॉर एन इन्फॉर्मेशन कि आप अगर इस सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसको कॉन्टैक्ट करना है, बीइंग अ कैंडिडेट ऑल्सो, बीइंग अ टेस्टिंग एजेंसी ऑल्सो, है ना। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को भी अगर सरकार ने दे दिया हो ये कॉन्ट्रैक्ट कि आपको ये टेस्ट कंडक्ट कराना है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो क्या करना है अगर कोई भी अनफेयर मीन्स हो रही है प्रैक्टिस। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली में कॉन्टेक्स्ट क्या है इस बिल का। ठीक है, तो बिल ही बोलूंगी क्योंकि इसे पास जो है करवाया गया राज्यसभा से इन द एंड, लोकसभा में इसको प्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 2024 फरवरी 5 को। तो अब इसका मेजर एम क्या था कि यहां पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये पब्लिक एग्जामिनेशंस के साथ ही बेसिकली डील कर रहा है। ठीक है, तो प्राइवेट एग्जामिनेशंस नहीं, यहाँ पे हमारी जितने भी गवर्नमेंट जितनी भी एसोसिएशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि अब क्या करती हैं, हायरिंग का प्रोसेस करती हैं या इवन कॉलेजेस के लिए भी जो टेस्ट होते हैं उनकी यहाँ पे अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने की बात करती है। उनके द्वारा अगर कोई गलती होती है तो उनकी ओनरशिप एस्टैब्लिश करने की यहाँ पे बात करती है एंड इसके अलावा पनिशमेंट्स को भी यहाँ पे स्पेसिफाई करती है जिसके बारे में हम जानेंगे। देन एक्ट जो था वो क्या कर रहा है, इट सीक्ड कि प्रिवेंशन करनी है हमें किस चीज की, यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशंस। तो ये अनफेयर मीन्स जो है इसकी डेफिनेशन हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो इसे आप मार्क कर लीजिए। जो पब्लिक एग्जामिनेशंस हैं ये रेफर करते हैं किसको, तो ये पब्लिक एग्जामिनेशंस के दायरे में कौन सी चीजें आएंगी, दैट इज जो कि अथॉरिटीज के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं स्पेसिफिकली अंडर द शेड्यूल, जो कि शेड्यूल इस एक्ट के साथ ही मेंशन किया गया है, टू द एक्ट और नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड ये जो बेसिकली शेड्यूल में मेंशन्ड ऑर्गेनाइजेशंस या अथॉरिटीज हैं जिसको आप कह सकते हो या कमीशंस हैं, वो कौन से हैं, मेजरली यहाँ पे यूपीएससी इसमें इंक्लूड होगा, एसएससी जिसको हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, रेलवेज की रिक्रूटमेंट होती रहती है तो रिक्रूटमेंट बोर्ड में इसमें इंक्लूड होगा, एनटीए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है नीट के पेपर के बाद से, है ना, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर अटैच्ड ऑफिसेज फॉर रिक्रूटमेंट। इसके अलावा यहाँ पे इसे ओपन एंडेड भी छोड़ दिया गया क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये अथॉरिटी है कि वो नोटिफाई कर सकती है कि इसके अंदर किसको और ऐड करना है। ठीक है, ये लास्ट लाइन है कि शेड्यूल ऑफ द एक्ट और नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका नाम यहाँ पे लिस्ट में डालेगी शेड्यूल के थ्रू, वो भी इसी पार्ट का इंक्लूड होंगे या आप कह सकते हो इस कमीशन या इस कमेटी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। राइट तो यहाँ पे हमारे पास यूपीएससी इंक्लूड हो रहा है, एसएससी इंक्लूड हो रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए हो रहा है, एनटीए है, देन बैंकिंग के लिए भी, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर अटैच्ड ऑफिसेज रिक्रूटमेंट अगर जो है कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ऑफेंसेस क्या है इन रिलेशन टू पब्लिक एग्जामिनेशंस। तो पब्लिक एग्जामिनेशन जो हमने देखी पहले कि पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हमने देखी कि उसके लिए ऑफेंसेस कौन से माने जाएंगे, ये चीज भी यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है कि कौन सी चीज ऑफेंस होगी, कौन सी ऐसी चीज जो बोनाफाइड इंटेंशन से भी की गई है बट स्टिल ऑफेंस मानी जाएगी। राइट यहाँ पे देखते हैं कि जो एक्ट है ये डिफाइन कर रहा है सेवरल ऑफेंसेस इन रिलेशन टू पब्लिक एग्जामिनेशन। इट प्रोहिबिट्स या जो एक्ट प्रोहिबिट्स कल्यूजन और कॉन्स्पिरेसी टू फैसिलिटेट इंडल्जेंस इन एनी अनफेयर मीन्स। बट ये अनफेयर मीन्स एक्चुअली में है क्या कि गवर्नमेंट तो ठहराएगी उसे दोषी, बट अनफेयर मीन्स में एक्चुअली क्या क्या इंक्लूड होगा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि अगर आप अनऑथराइज एक्सेस ले लेते हैं या किसी भी तरह के पेपर को या उसकी आंसर की को इन एडवांस अगर लीक कर देते हैं तो आप लाइबल होंगे, वो ऑफेंस होगा।
असिस्टिंग अ कैंडिडेट ड्यूरिंग अ पब्लिक एग्जामिनेशन, कि आप किसी कैंडिडेट को इन्विजिलेटर के थ्रू जो है हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, पेपर देने जाते हैं तो पानी पिलाता है आपको पियोन आके, उनके थ्रू आप किसी तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको भी यहां पर अब क्या पनिशेबल माना जाएगा, ठीक है, एंड साथ ही साथ एक ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा थ्रू दिस एक्ट। देन टैंपरिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क और रिसोर्सेज। टैंपरिंग कैसे होती है कि आई विल नॉट टेक द नेम, देयर वाज अ क्लासिक केस ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, जिनके मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे, राइट। सो अब ऐसा माना गया था कि उन्होंने क्या हेल्प ली थी, यहाँ पे डिजिटली हेल्प ली थी, ब्लूटूथ की हेल्प ली थी, है ना, काफी पहले का ये केस है, ठीक है। तो टैंपरिंग जो है अगर आप कर रहे हो कंप्यूटर के साथ, या थर्ड पार्टी आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को आपने कह दिया कि आप ये टेस्ट कंडक्ट कराइए, तो उनके कंप्यूटर्स के साथ टैंपरिंग कर दी, कुछ भी हो सकता है, एनी सिनारियो पॉसिबल। तो बट किसी भी तरीके से अगर टैंपरिंग पाई जाती है, ठीक है, तो उसको भी आप एक ऑफेंस मानकर चलेंगे। Then tampering with the documents for shortlisting or finalizing of merit list and rank, कि अगर आप रैंक आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं या मार्क्स को आगे पीछे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी हम ऑफेंस मानेंगे, ठीक है। एंड कंडक्टिंग फेक एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ज्यादा केसेस आते हैं हमारे पास यहाँ पे, है ना, कि फेक एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिए या फेक एडमिट कार्ड्स ही जो है वो इशू कर दिए जाते हैं, या किसी के बिहाफ पे पेपर देने कोई और चला जाता है फेक क्रेडेंशियल्स लेकर, तो इस चीज को भी यहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा। एंड और भी कुछ चीजें हैं जो प्रोहिबिट की गई हैं, कि डिस्क्लोजिंग द एग्जाम रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बिफोर टाइम, कि कुछ भी अगर क्वेश्चन पेपर है फॉर एग्जांपल प्रिंट होकर आ जाता है, तो जो जहां से प्रिंटिंग हो रही है ना, वहां पे उसके बारे में किसी को नहीं पता लगना चाहिए, ठीक है। या जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू के पेपर कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा, कौन से क्वेश्चंस पुट किए गए, अगर वो वैसी सिचुएशन भी आ जाती है, तो इन दैट केस जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है अगर वो लीक होती है तो भी लाइबिलिटी यहां पे बनती है, ठीक है। देन अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम एंटरिंग द एग्जाम सेंटर्स टू क्रिएट डिस्ट्रप्शंस, ठीक है, कि कई बार ऐसा होता है कि पेपर जो है वो अब चल रहा होता है, या पेपर के टाइम से पहले ही लोग जाकर क्या करते हैं वहां पे, वैसे तो एंट्री नहीं देते हैं एग्जाम से पहले, है ना, टाइम से पहले, ठीक है, क्या फर्रे रख के आ गए, है ना, चिट्स बना के रख के आ गए, या पेपर चल रहा है उसके थ्रू बीच में कोई ऐसे आदमी घुस जाता है एंड वो सो ऑन एंड सो फोर्थ यहाँ पे डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है, ठीक है, पेपर कंडक्ट नहीं होने देते टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अब इसकी पनिशमेंट क्या होगी उसके बारे में देखेंगे। जो अबव ऑफेंसेस है सारे के सारे, वो पनिशेबल किससे होंगे, विद इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 3 and 5 years एंड फाइन अप टू 10 लाख रुपीज, ठीक है, कि 3 से 5 साल के बीच में कहीं पे भी आपको सजा हो सकती है, दी जा सकती है, और 10 लाख तक का आपको फाइन होगा ही होगा। एंड वर्ड यहाँ पे यूज किया है, और वर्ड यूज नहीं किया गया है, इसलिए फाइन भी आपको लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स, तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स क्या हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसी संस्था है जो कि अब कंप्यूटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, किसी भी तरह की ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर अ पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, वैसे वो गवर्नमेंट ऐसे ऑथराइजेशन नहीं है, बट मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि जब आप लाइसेंस का टेस्ट देने जाते हैं, है ना, तो जनरली आपका आरटीओ ऑफिस में वो चीज का टेस्ट होता है, तो वो थर्ड पार्टी नहीं होता, बट कई बार है कंप्यूटर सिस्टम्स रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है, उसके लिए आप सर्वर जो है किसी थर्ड पार्टी का बोरो कर लेते हैं। तो जो टेक वाले हैं उनको ये चीज ज्यादा पता है ना, जो थर्ड पार्टी से आप किसी भी तरह का या तो कंप्यूटर सिस्टम बोरो कर रहे हैं या उनका सॉफ्टवेयर इनफैक्ट अगर खरीद रहे हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ अगर आप टैंपरिंग कर रहे हैं, उसके थ्रू जो है एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, तो अब वो किसके ऊपर, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर यहाँ पे दिक्कत जो है वो क्रिएट हो जाएगी। कि सर्विस प्रोवाइडर ही क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर आपने प्रोवाइड किया है या किसी से खरीदा है एग्जाम के लिए, तो आपकी ही ड्यूटी बनती है कि उस तरह की सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करें, राइट। तो इस केस में सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी तरह की भी टैंपरिंग ना हो पेपर के दौरान। देन फेलियर टू रिपोर्ट सच इंसिडेंट्स विल बी एन ऑफेंस, कि कई लोग ऐसे होते हैं चुप रह जाते हैं कि कोई बात नहीं देखते हैं, है ना। अगर आप इसको रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, आपको पता है आपके सामने सब कुछ हो रहा है, तो भी वो ऑफेंस माना जाएगा। देन in case the service providers themselves commit an offense, the examination authority must report it to the police। क्या तो एग्जामिनेशन अथॉरिटी मिली हुई है तो सर्विस प्रोवाइडर बताएंगे, सर्विस प्रोवाइडर मिले हुए तो एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगी, राइट। और जो एक्ट है वो ये प्रोहिबिट कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर्स को कि आप एग्जामिनेशन सेंटर को यहां पर किसी भी तरीके से विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन अथॉरिटी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पे पेपर हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई पेपर है तो स्टेट गवर्नमेंट की यहां पे परमिशन लगेगी, तो बिना परमिशन के आप वेन्यू जो है या एग्जाम सेंटर जो है उसे शिफ्ट नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ एन एक्सीजेंसी, किसी भी तरह की इमरजेंसी की सिचुएशन अगर आ जाती है,
उस केस में यहां पर क्या है, दिया गया है लीवे, ठीक है, कि आप उस केस में कर सकते हो विदाउट द परमिशन। बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द रिक्वायर्ड गवर्नमेंट शिफ्ट नहीं कर सकते, रिक्वायर्ड अथॉरिटी के परमिशन के बगैर यहाँ पर नहीं कर सकते हो शिफ्ट। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि परमिशन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके अलावा एन ऑफेंस बाय अ सर्विस प्रोवाइडर, जो उसकी पनिशमेंट क्या है सर्विस प्रोवाइडर की, विल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ अप टू 1 करोड़ ऑफ रुपीज एंड प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो भी रिकवर की जाएगी फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर इन केस अगर किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन आ जाती है। यानी कि अबव जो हमने डिस्कस किए हैं केसेस जहां पे सर्विस प्रोवाइडर की लाइबिलिटी है या वायलेशन उनके थ्रू होती है, जहां पे उनकी लाइबिलिटी सेट होती है, तो 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है, ठीक है। एंड साथ में जो अब एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए पैसा लगाना वो भी उनसे ही वापस लिया जाएगा, ठीक है, उनसे रिकवर किया जाएगा, जो कि 1 करोड़ रुपए से अलग अमाउंट होगी। फर्दर दे विल ऑल्सो बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग द पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट 4 years, कि आपके ऊपर बार लगा दी जाएगी कि आप अगले 4 साल तक किसी भी तरह का पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। एक तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा 4 साल के लिए आपको। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स में आगे और चीज क्या क्या है कि अगर ये स्टैब्लिश किया गया है कि जो ऑफेंस है वो इन्वॉल्व कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर्स को, बट अब कंडक्ट जो है कंडक्टिंग अथॉरिटी, अब जो अथॉरिटीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी इसके साथ मिले हुए हैं, उनका भी कंसेंट यहां पे अंदर अगर है तो any director, senior management or persons in charge of the service providers, such persons will be held liable, ठीक है। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी कंडक्टिंग अथॉरिटी है जिसमें डायरेक्टर आ गया या कोई भी मैनेजमेंट का बंदा अगर इंक्लूड होता है ना, तो उनकी पर्सनल लाइबिलिटी भी यहाँ पे हेल्ड की जाएगी। पहला तो केस है कॉमन कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनको अगर कह दिया है कि आपकी ये लाइबिलिटी बनती है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ साथ मैनेजमेंट या कंडक्टिंग अथॉरिटी भी मिली पाई जाती है साथ में, तो इन दैट केस हम देखेंगे कि क्या उनकी पनिशमेंट है, पनिशमेंट बिटवीन 3 years एंड 10 years, के 3 से 10 साल के बीच में उनको कितनी भी सजा हो सकती है। एंड फाइन कितना है, 1 करोड़ रुपए का फाइन उनको लगेगा। अप टू नहीं है, यहाँ पे फाइन 1 करोड़ रुपए है। पिछले वाली सिचुएशन में अप टू दिया गया था तो उस चीज के ऊपर भी फोकस करना, ठीक है। फाइन अप टू 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, बट यहां पे 1 करोड़ का फाइन तो पक्का ही पक्का लगेगा। और पर्सनल लाइबिलिटी यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट भी इन दैट केस हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज से यहां पर जो है मिटिगेट करने की बात की जा रही है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कि एक्ट स्पेसिफाई कर रहा है एक हायर पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या है, उनको डिफाइन किया गया है इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल मतलब जिसको लॉ प्रोवाइड यहां पे नहीं करता, लॉ बैक नहीं करता, लॉ इसके अगेंस्ट है, ठीक है, कमिटेड बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन जिनका फर्दर यहां पे शेयर्ड इंटरेस्ट है फॉर रॉन्गफुल गेन इन रिलेशन टू पब्लिक एग्जामिनेशन। अब यहां पे इसका बेस्ट एग्जांपल अनलॉफुल का हमारा एक्ट का बनेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कि एक पूरी टीम है या आप कह सकते हो कोई सिंगल व्यक्ति है जो काफी सारे लोगों का यहाँ पे अपने मॉनेटरी गेन की वजह से पेपर क्लियर करा रहा है किसी ना किसी तरीके से, तो उसके लिए तो वो मॉनेटरी गेन है। या किसी भी तरह का अगर पर्सनल गेन भी होता है कि हाँ मेरा पेपर निकल जाए, मैं इसी तरीके से हेल्प करके पेपर पास कर लूंगा, ठीक है। तो अगर ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पाया जाता है तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए आप कह सकते हो उसके अगेंस्ट ही है तो क्राइम ही माना जाएगा उसको। पर्सन जो कमिट करेगा एक ऑर्गेनाइज क्राइम उसके लिए एक हाई पनिशमेंट है, ठीक है। उसको क्या पनिशमेंट यहाँ पे दी गई है, इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 5 years and 10 years एंड अ फाइन ऑफ एटलीस्ट ₹1 करोड़। यहां पे पहले वाली सिचुएशन में अप टू था, नेक्स्ट वाली सिचुएशन में जब पर्सनल लाइबिलिटी हेल्ड करनी है तो वहां पे 1 करोड़ का फाइन तो लगेगा ही लगेगा, कि 1 करोड़ से ऊपर नीचे नहीं होगा, 1 करोड़ लगेगा। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम के केस में क्या कहा गया है, पनिशमेंट जो पहले 3 से 10 साल के बीच में थी वो 5 से 10 साल के बीच में होगी एंड 1 करोड़ का तो आपको पक्का ही पक्का फाइन लगेगा, उससे ज्यादा भी फाइन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है उसको ग्रेजुअली बढ़ा दिया गया। एंड कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर जहां पे पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है तो इस एक्ट के थ्रू ना एक प्रोविजन और दी गई है कि जो अब कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन होता है, आपने देखा होगा कि कोई जो पेपर है वो या तो सरकारी स्कूल में ही होगा, है ना, तो ऐसे ही गवर्नमेंट का कोई भी पेपर होता है तो वो गवर्नमेंट की किसी भी बिल्डिंग में, बी इट कोई स्कूल हो या कोई भी ऑफिस हो, वहां पे ही कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट सेंटर में यहाँ पे पेपर यहाँ पे कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। थ्रू दिस एक्ट ये चीज भी स्पेसिफाई की गई है, ठीक है, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर गिल्टी है ऑफ कमिटिंग एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इट्स प्रॉपर्टी विल बी अटैच्ड एंड फोरफीटेड।
ठीक है, कि किसी भी तरह की स्कूल की मैनेजमेंट है, स्कूल की बिल्डिंग में ही पेपर हो रहा था, वहां की मैनेजमेंट भी साथ में मिली हुई है, मिलकर सबका पेपर क्लियर करा रहे हैं, तो जो स्कूल है या जो प्रॉपर्टी है उनकी वो फोरफीट कर ली जाएगी एंड अ प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल ऑल्सो बी रिकवर्ड फ्रॉम देम। ये पेपर पे जितना भी खर्चा आया वो भी उनसे रिकवर करवाया जाएगा। ऑल द वे मोर ये लेक्चर में मैं आपको बता रही हूँ सिनेरियोस क्या क्या चीज पे पनिशमेंट यहाँ पर दी गई है एंड कौन सी चीज को लेकर। तो इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा जो ऑफेंस है इट विल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। तो ये तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है? कॉग्निजेबल क्या है यहाँ पर कि पुलिस का आना जरूरी है, एफआईआर होगी ही होगी, ठीक है, अपने हाथ में आप कॉग्निजेंस लेकर किसी को यहाँ पे पनिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉन बेलेबल होगा ये कि इस पे बेल भी नहीं मिलेगी, आपको रिहा नहीं होंगे आप बेल का अमाउंट भरने के बाद भी। एंड नॉन कंपाउंडेबल, तो ये नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है कि एक हमारे पास ना कॉन्सेप्ट होता है लॉ में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का, ठीक है, तो उसमें कंपाउंडेबल वर्ड यूज होता है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इसका कर सकते हो इस मैटर का। जनरली हम इसमें क्या करते हैं, सिविल केसेस को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में हम जनरली बोलते हैं कि वो कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी की जान ले ली है, आप क्रिमिनल हो, आपने किसी की जान ले ली है, तो आप किसी को पैसे देकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थोड़ा ना कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी उसी तरीके का यहाँ पे दर्जा दिया गया है कि नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब नो एक्शन विल काउंट एज एन ऑफेंस इफ इट इज प्रोवाइडेड या प्रूव्ड दैट द एक्यूज्ड हैज एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, कि अब किसी भी तरह का एक्यूज है, अगर वो ये चीज प्रूव कर देता है कि उन्होंने जो भी काम किया है या ऑफेंस किया है वो ड्यू डिलिजेंस के साथ किया है। अब दिक्कत यहां पे पता है क्या है कि ड्यू डिलिजेंस को आप प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस को यहां पे प्रूव करना बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, बट अगर आप ड्यू डिलिजेंस जो है यहां पर प्रूफ कर देते हैं तो इन दैट केस आपका जो ऑफेंस है वो यहां पे काउंट नहीं होगा, कोई भी एक्शन जो है वहां पे इस तरीके का काउंट नहीं होगा। एंड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि एसीपी, वो इन लेवल से या इन आप कह सकते हो रैंक से कम के ऑफिसर के पास ये केस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। या तो डीएसपी खुद आएंगे या एसीपी जो है वो खुद आकर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे इन ऑफेंसेस को अंडर दिस एक्ट। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये डिस्क्रिशन है कि वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यहां पर ये मैटर आगे दे सकती है, यानी कि ये मैटर हो सकता है कि सीबीआई को भी दे दिया जाए, रेफर कर दिया जाए, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या क्या पढ़ा कि कौन सी जो सिचुएशंस है ऑफेंसेस को लेकर आ सकती हैं, कौन सी जो एक्ट हैं वो ऑफेंसेस माने जाएंगे। यहां पे हमने एजेंसीज का नाम भी जाना, कमीशंस का नाम भी जाना कि जो शेड्यूल्स के अंदर इंक्लूडेड है जो कि इसका पार्ट बनेंगे, ठीक है, जिनके पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं। देन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा एंड पनिशमेंट किसकी कितनी है एंड कितनी हो सकती है एंड किसको आप रिपोर्ट करेंगे एंड कौन आकर यहाँ पे मौके पे जो हमारा कॉग्निजेबल है या कॉग्निजेंस जो है वो कौन लेगा, डीएसपी खुद आकर लेंगे या एसीपी आकर लेंगे, राइट। एंड डिस्क्रिशन किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं केस किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, ठीक है। दैट वाज इट फॉर टुडे। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस, तो आपका पेपर अक्टूबर में प्री का आ ही चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास बैच 2 हमने लॉन्च कर दिया है रिपीटेडली, आई हैव बीन टेलिंग यू एंड द रिस्पॉन्स हैज बीन वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं आपको दोबारा रिपीट कर देना चाहती हूँ कि जो बच्चे अब रह गए हैं जिन्हें नहीं पता था कि हमारे पास अब बैच है, बैच 2 फॉर यूपी पीसीएस, जो कि प्री एंड मेन्स दोनों को ही इंक्लूड कर रहा है एंड इसके अलावा आपकी प्री की टेस्ट सीरीज को भी इंक्लूड करता है, राइट। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर मिलते हैं, जनरल जीएस के भी एंड साथ साथ यूपी स्पेसिफिक के भी। देन आपको कंपाइलेशंस मिल रही है करंट अफेयर्स की, दैट इज जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स, ठीक है, यूपी स्पेसिफिक भी इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। देन पीवाईक्यूज की पीडीएफ्स आपको मिलती हैं फॉर प्री एज वेल एंड मेन्स एज वेल। एंड 20 आपको जनरल स्टडीज के टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 10 आपके मिनी टेस्ट होंगे जो यूपी स्पेसिफिक होंगे एंड जनरल स्टडीज में एज पर द लेटेस्ट पैटर्न जो आपको फॉलो किया जा रहा है उसको आपको जो है सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड मेंटरशिप आपको दी जाएगी वाया टेलीग्राम ग्रुप, यानी कि इनकेस अगर आप हमारे साथ एनरोल होते हैं तो आप एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होंगे
एंड कोई भी डाउट होगा आप मेंटर्स को वहां पर टैग करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं। एंड हमारे पास इन हाउस साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपको 3 सेशंस उनके साथ भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं कि इनकेस किसी भी तरह का ट्रॉमा आपको लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो आप उनसे भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। इंक्वायरी अगर फर्दर करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1800890343। आप मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑन द अदर साइड। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।